आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 39 करेंगे। अब हम लोग मॉक टेस्ट के काफ़ी क्लोज आ गए हैं। जैसे ही हम लोग का 40 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग ये सेशन को बंद कर देंगे। 40 मॉक टेस्ट मतलब कि 1200 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किए हैं और 1200 क्वेश्चन को हर वो अप्रोच इस्तेमाल किए हैं जिससे एग्जाम में टाइम बचे। आपको क्या करना है, जैसे आज के मॉक टेस्ट को लगा ले तो 39 मॉक टेस्ट हो जाएगा। 39 मॉक टेस्ट को आपको करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 घंटा लगेगा। और ये 20 घंटे में बेनिफिट क्या होगा, हर मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। तो 30 के 30 क्वेश्चन 30 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं। एक टॉपिक से भी होंगे तो टाइप अलग अलग होगा। तो आपको एक मॉक टेस्ट देने में पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट मैथ का रिवीजन आप मन ही मन में कर लेंगे। इसका मतलब है कि 39 मॉक टेस्ट देंगे तो लगभग 39 बार पूरे मैथ का आप रिवीजन कर लेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि हर क्वेश्चन का अप्रोच हम लोग वो इस्तेमाल किए हैं जिससे एग्जाम में फायदा हो। क्योंकि घर पे बैठ के तो हर एक इंसान क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, लेकिन एग्जाम हॉल का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, टाइम जब उल्टा चलता रहता है, 60 मिनट के बाद जब उल्टा चलता है ना, मिनट और सेकंड में, तब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो ये सब प्रेशर हम लोग मॉक टेस्ट को देके झेल सकते हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए जैसे मॉक टेस्ट नहीं, आपके सामने आपका ओरिजिनल पेपर है और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसे सोच के सॉल्व करिए जहां पे आपका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। कम से कम कैलकुलेशन करेंगे जिससे कम से कम दिमाग थकेगा। स्मार्ट अप्रोच रखिए और कम समय में सही आंसर तक पहुंचिए। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं रितेश झा मैथ चैनल पे। रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, करिए। तो कितना टाइम लगता है बताइए। दिया गया है इफ ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपात 158 है, देन आपको बताना है ए बट्टा बी, ए रेशियो बी बताना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचेगा कि सर देखो ना, ये दिया गया है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए को एक साइड रख लेंगे, बी वाले टर्म को एक साइड रख लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, उससे गुना भाग करके हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बट्टा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या दिया गया है, 185 बट्टा 158, यही दिया गया है। सोचेंगे कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहां से ए वाले टर्म को एक साइड, बी वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, वहां से ए बट्टा बी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका दिमाग बहुत थकेगा, रफ में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, रफ पेपर भी खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। एक आप लोग रूल जानते होंगे, C&D रूल होता है। रूल पे मत जाइए, क्या होता है उसमें, अंश बट्टा हर है। हम क्या करते हैं, एक बार अंश में हर को जोड़ते हैं और नीचे जब लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, अंश में से हर को घटाते हैं। क्या बोल रहे हैं, जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू में ए क्यू माइनस बी क्यू जोड़ेंगे तो बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2a क्यू बचेगा, डिवाइड बाय नीचे में क्या बचेगा, हम बोले अंश में से हर को घटाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू में से नीचे वाली चीज को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, माइनस ए क्यू से प्लस ए क्यू कट जाएगा, नीचे में क्या बचेगा, 2b क्यू। आप इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर देखो, अंश में जो लिखेंगे दोनों जगह पे सेम साइन है, प्लस वाला है तो ऊपर में ए क्यू का डबल करेंगे, नीचे में जो साइन चेंज हो रहा है किसका हो रहा है, बी का हो रहा है, तो बी क्यू का डबल लिखेंगे, हो गया। तो अगर हम यहाँ पे C&D रूल लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले 185 में 258 जोड़ेंगे, तो 8 5 13 का 3, 8 5 13 और 1 14, 1 1 2 1 3, 343 डिवाइडेड बाय 185 में से 158 घटाएंगे
तो कितना हो जाएगा 58 और 27 85 होगा, तो नीचे कितना आएगा 27 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, तो ए बट्टा बी क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 343 बट्टा 27, ये कितना हो जाएगा 7/3। ए रेशियो बी क्या आ गया 7/3। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में आप बहुत कम समय में कर लेंगे। T&2 में क्या बोलते हैं, इधर ए क्यू बट्टा बी क्यू होगा, 185 में 258 जोड़ेंगे तो 343। माइंड में करेंगे कि 343 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। माइंड में आएगा 7, मतलब ए का वैल्यू 7 होगा। किस ऑप्शन में ए का वैल्यू 7 है, डी में ही है। टिक लगाते आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, करिए क्या दिया गया। अगर आपको फास्ट लगे क्वेश्चन को रोकिए, एक बार खुद से अप्रोच ले लीजिए, इस क्वेश्चन का हमारा अप्रोच क्या होगा, फिर देखिए, फिर आंसर मैच करिए। दिया गया है इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, इट्स नेट इंक्रीज और डिक्रीज इज। दिया गया है कि कोई संख्या है जो पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ये तो पता चल गया कि एक ही नंबर पे बढ़ रहा है और घट रहा है, इसका मतलब सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, क्या बोलेंगे सर, बढ़ना मतलब कि प्लस का 20%, ऐसे लिखेंगे प्लस का 20, घटना मतलब माइनस का 10, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 20 गुने 10 करेंगे, 20 गुने 10 करेंगे डिवाइड बाय 100, इतना परसेंट हमारा ओवरऑल क्या होगा, चेंज होगा। प्लस में आएगा तो बढ़ेगा, माइनस में आएगा तो घटेगा। बोलेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 20 में से 10 गया प्लस का 10, अब प्लस के 10 में से 2 गया प्लस का 8, मतलब कि 8% का इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बोलेंगे वाह सर हो गया, लेकिन जब यही करना है तो हम बार बार आपको समझाए हुए ना कि इतना क्यों लिखना है। हर एक डिजिट लिखने के लिए कुछ सेकंड जाता है। हम क्या बताए हुए हैं, देखो आपको क्या करना है, वृद्धि मतलब कि प्लस का 20, कमी मतलब माइनस का 10, यही होगा। आपको क्या करना है, 10 गुने 20 करना है, तो कितना होगा 200। प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस होता है, ये बात आपको पता है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा, ये तो सबको पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 20 गुने 10 करेंगे तो 200, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, माइनस का 200 आया है। दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, तो दशमलव डालेंगे, इसके 2 डिजिट लिखेंगे, तो 200 का 2 डिजिट मतलब कि 2 जीरो। हमारे पास क्या बच्चा है, रिमाइंडर 2 बच्चा है, प्लस का नहीं माइनस का 2 रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर क्या बचा है, माइनस का 2 बचा है। अब क्या करेंगे, 20 में से 10 घटाएंगे, क्योंकि कमी हो रही तो घटा रहे हैं। अगर यहीं पे प्लस होता तो 20 + 20 कर देते। 20 में से 10 गया तो प्लस का 10, और 10 में रिमाइंडर हमारा क्या है, माइनस का 2 है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8। तो ये सीधा नहीं बोल सकते थे कि सर प्लस का 8 आ रहा, 8% की वृद्धि होगी, हम इतना क्यों लिखेंगे। एक लाइन में या मौखिक के स्क्रीन पे ऐसे देखते हैं, बोलते हैं हाँ सर 20%, 10%, 20 दूने 20 को 10 से गुना करते हैं 200, दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, माइनस का 2 रिमाइंडर होगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा 8 होगा, प्लस का आंसर आ रहा है, मतलब 8% की वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे आपको करना है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। एक लॉटरी में 96.5% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता, तो प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 100% मानते हैं, मान लेते हैं कि कुल जो प्रतिभागी होंगे वो 100% होंगे, तो 96.5% को नहीं मिला होगा, तो कितने परसेंट आदमी को पुरस्कार मिला होगा, बोलेंगे 3.5% को मिला होगा। कितने को मिला होगा, 3.5% आदमी को पुरस्कार मिला होगा, जिसका वैल्यू दिया गया कितना, 700 दिया गया है, जिसका वैल्यू 700 दिया गया है।
तो हमसे पूछा जा रहा कुल संख्या, तो हम माने क्या थे, कुल संख्या कितने थे, कुल प्रतिभागी कितने थे, 100%। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको रिश्ता देखना है, हम किसके साथ रिश्ता जोड़े कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, हमारा वक्त अच्छा गुजरे। कभी हम ऊपर को नीचे के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, कभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखेंगे 3.5 का ये कितना गुना है, अगर 7 होता तो बोलते 2 गुना है, लेकिन 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका देंगे, मतलब कि इसका ये 200 गुना है, इसका मतलब कि 100% का भी ये क्या होगा, 200 गुना होगा, मतलब 200 पे 2 जीरो चिपका देंगे, बोलो ना क्या होगा, 20,000। रिश्ता देखो, कभी ऊपर से नीचे का रिश्ता आसान होता है, तो अगर हम ऊपर से नीचे का रिश्ता जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे का रिश्ता जोड़ते हैं, कभी कभी इधर से इसका रिश्ता निभाते हैं तो हमें इधर से इसका रिश्ता निभाना पड़ता है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको आता है, बस आप अप्लाई नहीं करते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करिए ये क्वेश्चन को, बताइए। देखिए दिया गया है 1/3A इक्वल टू 1/4B इक्वल टू 1/5C, तो A रेशियो B रेशियो C हमें निकालना है। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, देखिए कोई भी दो पकड़ लीजिए, 2 का रेशियो निकाले, जैसे हम बोले A रेशियो B क्या होगा, आप बोले A का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू क्या है 4 है, मतलब A रेशियो B क्या होना चाहिए, 3 रेशियो 4 होना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में, क्योंकि देखिए पहले A है फिर B है, तो A का रेशियो 3 होना चाहिए, B का रेशियो 4 होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन A में 3 रेशियो 4 है, क्या C में है, नहीं है, D में है, नहीं है, B में भी नहीं है। जब 3 में नहीं है तो एक ही ऑप्शन सही होगा। मान लीजिए कि आप कोई भी लेके चले जाते, B और C का देखते तो B रेशियो C क्या हो जाता, 4 रेशियो 5 होता। हम ऑप्शन देखते कि B रेशियो C क्या होना चाहिए, 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5 है, यहाँ पे 4 रेशियो 5 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन से डायरेक्ट हम लगा लेते हैं। बाकी जिनको करना होगा तो आप इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे A रेशियो B क्या दिया गया है, 3:4 हो जाएगा, और B अनुपात C क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, दोनों जगह B कॉमन है और B का वैल्यू 4 है, इसका मतलब रेशियो कोई नहीं चेंज होगा, C का वैल्यू 5 हो जाएगा और A का वैल्यू 3 हो जाएगा। इतना करने में टाइम लगेगा, तो आप यहीं पे देख लीजिए कि A और B का क्या रेशियो होगा, और वही रेशियो ऑप्शन में होगा, वही सही होगा हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्या दिया गया है, 14 व्यक्ति वस्तु A खरीदते हैं, जबकि 13 व्यक्ति वस्तु B खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सेट थ्योरी से करेंगे, जो थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक आप वेन डायग्राम से करेंगे, तो वेन डायग्राम से आसान होता है करना। आइए वेन डायग्राम को भी समझ लेंगे लगे हाथ, और उससे क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे ये एक है सर्कल, और इसका कलर हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी, और एक दे देते हैं, मान लीजिए एक को रेड दे देते हैं। अब देखिए इस सर्कल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो रेड वाला सर्कल है उसमें क्या है कि ये ए वस्तु को दर्शाता है, और जो ये ब्लू वाला सर्कल है ये बी वस्तु को दर्शाता है। और इस बीच में जो है, इस बीच में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट, ये पिंक वाला, ये वैसे नंबर को दर्शाता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। अब आइए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीदते हैं, जबकि 13 व्यक्ति वस्तु बी खरीदते हैं। 2 व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब कि 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो ए वस्तु भी खरीदता होगा और बी वस्तु भी खरीदता होगा,
तो वो कहाँ पे हम लिखेंगे, पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दो व्यक्ति क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जो ए वस्तु भी खरीद रहा है और बी वस्तु भी खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है, 14 व्यक्ति वस्तु ए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या यहाँ पे हम 14 डालेंगे, नहीं जीना। इसका मतलब कि 14 ऐसे व्यक्ति हैं जो ए वस्तु खरीदते हैं, लेकिन उनमें से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो बी भी खरीद ले रहे हैं। ऐसे समझो, 14 ऐसे इंसान हैं जो पक्का दोस्ती निभाता है, हम तुम्हारे लिए हैं सनम, और उसमें से 2 ऐसे हैं जो ए के साथ भी मजे ले रहा है और बी के साथ भी मजे ले रहा है। लेकिन टोटल कितने हैं, ए वाले 14 हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 12। अब देखिए, ए वस्तु टोटल कितना खरीदा जा रहा है, 12 + 2 14। इसी तरह अगर हम बी की बात करेंगे तो ये जो पार्ट है इसमें केवल दिखाया जाता है। तो बी कितना खरीद रहा है, 13 टोटल, जिसमें 2 पार्ट यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 11 हो गया। इसका मतलब कि बी जो है वो 13 वस्तु खरीद रहे हैं, जिसमें मतलब कि 13 व्यक्ति जो है वो बी वस्तु खरीद रहा है, जिसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं 13 में से जो ए वस्तु भी खरीद रहा है। अब यहां से अगर हमें कुल पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 2 + 11 कितना हो जाएगा, 25। कुल 25 व्यक्ति हैं, जिसमें 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों वस्तु खरीद रहे हैं। हमसे तो कुल पूछा जा रहा है, तो कुल 25 हो जाएगा। उसी में 3 वेन डायग्राम भी होगा। तो पहले आप जहां पे कॉमन हो, जैसे 2 आदमी जो खरीद रहा है पहले उसको लिखो। 3 आदमी की बात हो तो जहां पे 3 चीज कॉमन हो पहले 3 चीज को लिखो, फिर उसमें से घटा के लिखो। ये क्वेश्चन पढ़िए, दिया गया है कि त्रिभुज PQR में QR को S तक इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि RS बराबर RP है हो जाए। यदि कोण PRQ 70 डिग्री है और कोण QPS 110 डिग्री है तो कोण PQS की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हवाबाजी में काम नहीं चलेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए, डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहे वैसे वैसे लिखिए। एक त्रिभुज PQR है, हम एक त्रिभुज PQR बना लिए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग क्या किए हैं, PQR बना लिए हैं, जिसका नाम क्या है, PQR है। अब आगे क्या बोला, QR को अगर बोला जाए QR को तो हम R से बढ़ाएंगे। यहीं पे लिखा रहता RQ को हम S तक बढ़ा देते, R से Q गए और Q के बाद बढ़ाते। यहाँ पे बोला QR को बढ़ाना है तो हमें कहाँ तक बढ़ाना है, S तक बढ़ाना है। तो आइए हम उसे बढ़ाते हैं। जिसको बढ़ाएंगे उसे डॉटेड लाइन पे कर देंगे, या उसको भी प्लेन लाइन से करिए। हम बढ़ा दिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, आगे पढ़िए, आगे वाले लाइन में दिया गया, हमने सब काम कर लिया है। बोला जा रहा है कि RS RP के बराबर है, RS RP के बराबर है। और क्या क्वेश्चन में दिया गया है, कोण PRQ कितना है, 70 डिग्री है। और क्या देखो, कोण QPS इसका मतलब एक और कंस्ट्रक्शन वो करवा रहा है, एंगल देखिए वो ऐसा कर रहा है, या आप इसे अपने से भी करेंगे। इसका कलर हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, QPS का वैल्यू कितना दिया गया है, 110 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, कोण PQS पूछ रहा है, PQS पूछ रहा है हमसे, ये कोण पूछा जा रहा है, इस कोण का वैल्यू क्या होगा। आइए अब करते हैं, बहुत आराम से देखिएगा। कॉपी और पेन नीचे रखिए, कॉपी नीचे है, पेन भी नीचे रखिए, आंख सामने रखिए और देखिए। अब हम इसमें क्या क्या बोले, बस आप मन में बोलेंगे हाँ सर या ना सर ना सर। आप देखिए PRS त्रिभुज में, क्या देखो PRS त्रिभुज में ये जो कोण है 70 डिग्री, कोण PRQ, ये कोण
त्रिभुज PRS का बाह्य कोण है, ये जो 70 डिग्री है वो PRS का एक्सटर्नल एंगल है, बोलेंगे हाँ सर। तो ये जो बाह्य कोण है ये क्या होता है, बाह्य कोण सामने वाले त्रिभुज में, मैं बोल रहा हूं ये जो बाह्य कोण होगा, एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो इक्वल होता है सामने वाले दो कोणों का, इंटरनल दो कोणों के सम के बराबर। फिर से सुनो, ये जो कोण है बाह्य कोण, इस त्रिभुज का जो एक्सटर्नल एंगल है उसका वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा इस त्रिभुज के, इस कोण के सामने वाले जो दो कोण हैं उस दोनों कोण के योग के बराबर होंगे। बोलेंगे हाँ सर, यहां तक मामला सेट है। ये तो हम थ्योरम पढ़े हुए हैं, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से। अब देखो दिया गया RS और PR इक्वल है, इसका मतलब अगर ये दो भुजा बराबर है, ये दो साइड बराबर है, तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। बोलेंगे हाँ सर। और अगर एंगल बराबर होगा, कुछ देर के लिए मान लीजिए इसे अल्फा बोल दें और बीटा, तो ये दोनों तो बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। और इस दोनों का सम 70 डिग्री होना चाहिए, इस दोनों का सम 70 डिग्री होना चाहिए। और ये दोनों एंगल बराबर हैं, मतलब कि ये एंगल कितना होगा, 35 डिग्री, और ये क्या होगा, 35 डिग्री। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। बोलेंगे हाँ सर, ये बात हमारा सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये पूरा कोण 110 डिग्री है जिसमें ये कोण 35 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा। बोलेंगे 110 में से 35 घटा देंगे सर, तो हमारा आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। अब आइए त्रिभुज PQR में देखो, त्रिभुज PQR में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोणों का योग कितना है, 145 डिग्री, 145 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, बोलेंगे ये एंगल हो जाएगा 35 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। हम लगा देंगे, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी बिल्कुल सही होगा। या आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सोच सकते थे अगर आप चाहते तो। कैसे सर, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाता है, 110 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। PQR का ये जो 110 डिग्री है ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, तो ये जो 110 डिग्री होगा सामने वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। बोलेंगे हाँ सर। ये अगर 75 डिग्री है तो इसका मान कितना होना चाहिए कि 110 डिग्री होगा, तो 35 डिग्री। दोनों थ्योरम आपका रिवाइज हो गया है, हर एक चीज का रिवीजन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग भी बोलेंगे सर मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट है तो क्या हो गया, रिवीजन भी हो रहा है, अप्रोच भी हो रहा है। अरे अगर आप इसी चीज को लिखने जाते तो लिखते कौन ये, एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं ना रहता। रफ सीट पे आप ऐसे ही ना सोचते, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसी में डायग्राम बना देते हैं और इसी से आंसर ले आते हैं। आइए ये क्वेश्चन करिए। दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप देखिए ये एक आपको चेंज टाइप का लग रहा है ना कि हम ये कहीं ना कहीं देखें अलजेब्रा में, साइन का ये कॉसेक उल्टा होगा तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 1/x हो जाएगा, जिसका वैल्यू 2 दिया गया है। आपको उतना लंबा नहीं सोचना है, क्योंकि उतना लंबा सोचने के लिए आपको क्वेश्चन ही उतना लंबा अच्छा नहीं दिया है। क्वेश्चन एकदम चुल है, तो इसको हम चुल की तरह बनाएंगे। बोलिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू हम क्या सोचे मन में कि 2 आ जाए। बोलेंगे अगर कॉसेक थीटा 1 हो गया तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो ये साइन थीटा भी 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कॉसेक थीटा अगर हम 1 ले लें तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू अगर रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2। LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया।
अब हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू 1, 1 का पावर 8 प्लस 1 का पावर 8, एक के पावर कुछ भी होगा पॉजिटिव में होगा तो एक ही होगा, 1 प्लस 1 2 हो गया। हमारा आंसर बी सही है। इस पे दो टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो क्या है लिख देते हैं, आपको दे दे, ये पूछ सकता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो आपको बताना है कॉसेक के पावर एन थीटा प्लस सेक के पावर एन थीटा का वैल्यू क्या होगा। और एन यहां पे कुछ भी हो सकता है, ऑड हो या इवन हो, कोई मतलब नहीं रखता है। इसी तरह एक और बनेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दे दे, आपसे बोल दे कॉट एन थीटा प्लस tan एन थीटा बराबर क्या होगा। और यहाँ पे जो n है वो ऑड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन देखेंगे तो इसका भी वैल्यू आपको, हम यहाँ पे आंसर 2 ही लिख दें, ये 2 ही होगा और यहाँ पे भी 2 ही होगा, क्योंकि जब देखो tan का वैल्यू 1 रखेगा तो cot का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 के पावर n चाहे ऑड हो या इवन हो एक ही होगा। तो ये दो आपको धड़ेले पूछेगा तो उसमें कम समय लगा के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पढ़िए ये क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़िएगा और अप्रोच देखिए आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,535 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से घटाना होगा। आप इसको क्या करेंगे, वो डिवीजन मेथड से करेंगे, बड़ी टाइम जाएगा। ये बताइए 63,535 में से हम इन्हीं में से कोई संख्या घटाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बोलेंगे हाँ सर। अगर हम 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 63,504 हो जाएगा। अगर हम 41 घटाएंगे तो क्या होगा, 63,494 हो जाएगा। अगर हम 25 घटाएंगे तो क्या होगा, 63,510 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 63,505 हो जाएगा। अब इसमें से चेक करना कि कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे सर आसान तो है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। एग्जाम में इतना टाइम है नहीं है, फिर क्या करेंगे, देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम में स्क्वायर और स्क्वायर रूट में पता होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम हमेशा 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस नंबर का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ना जी ना। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा अगर कोई डिजिटल सम आएगा तो वो कंफर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 ही होना चाहिए। डिजिटल सम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट जोड़ना है। ये जोड़िए तो बोलेंगे 6, 3, 9, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 9 हो गया। इसका डिजिटल सम क्या होगा, 6, 3, 9, 5, 5, 10, 9 और 10, 19। इसका डिजिटल सम 1 हो गया। ये क्या होगा, 6, 3, 9 और 4, 4, 8, 9, 8, 17, डिजिटल सम 8 हो गया। ये होगा 6, 3, 9 और 1, 10, 10, 5, 15, इसका डिजिटल सम 6 हो गया। ये बताओ डिजिटल सम क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, 1, 4, 7, 9। क्या इसमें से ये है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। मामला फंस गया है, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब कैसे करेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप जब वहां तक पहुंच जाएंगे तब बोलेंगे वाह यही था इस क्वेश्चन में। बिल्कुल। ये बताइए, हम आपसे पूछे
कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे 25। 25 का स्क्वायर पूछें तो बोलेंगे 625। 35 का स्क्वायर पूछेंगे तो ये क्या होगा, बोलेंगे 1225। और भी देखते जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये 1225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 625 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब कोई संख्या 5 से एंड हो रहा है, जब कोई संख्या 5 से एंड हो रहा है तो उससे पहले कौन सा नंबर है, 2 है। 2 है, हर एक जगह 2 है, 2 के अलावा है कोई नंबर नहीं है। मतलब अगर 5 से एंड हो रहा है तो उससे पहले कौन सा नंबर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब कि ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और भी मेथड है, बहुत सारे मेथड है, मॉक टेस्ट है, नहीं तो 2-3 मेथड हम आपको जरूर बताते हैं और उससे आप किसी भी स्क्वायर रूट का नंबर आप देख के बता देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। एक तो ये डेमो था डिजिटल सम से, आप डायरेक्ट भी निकाल लेते। देखो जो बच्चे समझदार होंगे बोलेंगे देखो 4 है, बोलेंगे हाँ सर। स्क्वायर रूट जब हम स्क्वायर करते हैं तो किसके नंबर का 4 होता है, बोलेंगे या तो 2 का होगा नहीं तो 8 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा। तो 4 से पहले जो नंबर होता है वो इवन होगा, यहाँ पे 0 इवन है और यहाँ पे 4 से पहले जो 9 है वो ऑड है, ये ऑप्शन नहीं होगा, कट गया। ये ऑप्शन हम काट दिए 25 के चक्कर में। यहाँ पे क्या है, 0 है। ये बताइए जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। 110 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 121 पे 2 0। मतलब कि जब हम 0 का स्क्वायर करते हैं, ये मत समझना 0 का स्क्वायर बोल रहे हैं हम, बोले कोई भी संख्या होगा जिसके अंत में 0 होगा, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए, 2 0 होना चाहिए। यहाँ पे एक ही 0 है, ये भी नहीं होगा। 3 कट गया तो एक ही ऑप्शन सही होगा। और भी बहुत सारे अप्रोच हैं, लगभग 8 से 9 अप्रोच हैं जहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 हमें बेस्ट लगा, इस पे बेस आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन में दिया गया है एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से हास्य हो रहा है, मतलब डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है। जैसे अगर आप बोलते हैं ना शुरू शुरू में आईफोन आता है, हमको आईफोन चाहिए, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा जो अच्छा मतलब कि इकोनॉमिक्स पर्सन होगा, जो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत जानता होगा, वो आईफोन पे पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि आईफोन का वैल्यू वक्त के साथ टाइम टू टाइम गिरता जाएगा, तो ऐसे पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा ही कोई सामान लिया होगा तो 10% प्रति वर्ष की दर से गिर रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 साल पहले मशीन का मूल्य क्या था, बताइए। देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, छोड़िए एक ही तरीका बताते हैं। मान लीजिए 2023 का हमसे पूछा जा रहा, आज 2025 है, तो 2023 में इसका मूल्य क्या होगा, जबकि 2025 का मूल्य दिया हुआ है, आज का मूल्य दिया गया है। 10% घट रहा है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। घटना मतलब माइनस, मतलब अगर 2023 में मूल्य 10 रुपया होगा तो 2025 में क्या हो गया होगा, 19 हो गया होगा। एक साल में इतना होगा, मतलब कि पहले 2023 से 24 में गया होगा, अब फिर 24 से 25 में क्या हो जाएगा, उसमें भी 10 से 9 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10 100, 9 9 81, ये आ गया 100:81। इसका मतलब 2023 में अगर जिस वस्तु का मूल्य, जिस मशीन का मूल्य 100 रुपया होगा, उसका मूल्य 2025 में 81 रुपया हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल, जिसका वैल्यू कितना दिया गया वर्तमान में, मतलब आज 2025 में कितना मूल्य है, 1,62,000, यही है। बोलेंगे हाँ सर। इसका कितना गुना, 81 का 2 गुना है, और 2 गुना पे 3 0 चिपकाया गया है, 2 गुना पे 3 0, तो इसका भी 100 का भी 2 गुना करेंगे, उस पे 3 0 हम क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो 100 का 2 गुना 200, 200 पे 3 0, ये क्या हो गया, 2 लाख। मतलब कि वो मशीन 2 लाख में खरीदा होगा, और जैसे मान ली 2 लाख में हमने आईफोन खरीदा, 2 साल के बाद उसका मूल्य क्या हो गया, 1,62,000 हो गया।
आइए करिए ये क्वेश्चन। और आप लोग को लाइक भी करना है, वीडियो मजा आ रहा है तो। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक परिवार है और परिवार के हर सदस्य का काम होता है आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना। क्या दिया गया है पढ़िए। दिया गया 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं पता है क्या? बोलते हैं सर हमें पता है प्रिंसिपल का R% करते हैं, वही हमें डिफरेंस देता है। कितने का? 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस देता है। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है 15,000 है, बोलेंगे हाँ सर। R% मतलब कि R/100, ये क्या होगा R/100। डिफरेंस कितना दिया गया 24। देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से 24 को काटेंगे 8 बार में, तो R² क्या आ जाएगा 16, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, मतलब R% कितना होगा 4%। हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी बिल्कुल सही है। ये वाला फार्मूला अगर याद रहे, बहुत सारे हैं कॉन्सेप्ट, उसमें ये एकदम सिंपल है जो आपको पता रहता है कि प्रिंसिपल का 2 बार अगर हम R% निकालेंगे तो वो हमें डिफरेंस देगा। क्यों का रीजन भी बताया गया है, बताइए। दिया गया यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब वो जो क्षेत्रफल बनेगा वो कैसा बनेगा। जो स्टूडेंट बार बार मॉक टेस्ट दे रहा होगा, देखा होगा इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वो डायरेक्ट बोलेगा जो पाथ का एरिया होगा सर, जो पाथ का एरिया होगा आपको बता देंगे डायग्राम से, अभी कोई टेंशन नहीं। अगर यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपका समय बचेगा। बोलेंगे सर वो हो जाता है पाई कॉमन रहता है, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कॉमन ले लिए तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b², यही पाथ का एरिया होगा पाई इंटू 4a स्क्वायर माइनस b²। ये कैसे आया है डायग्राम से समझ लीजिए। अभी डायग्राम से समझ लीजिए, एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसे तो डायरेक्ट कर लीजिएगा। दिया गया एक वृत्ताकार पाथ है, वृत्ताकार पाथ कैसे होते, गोला ही होता है। बोलेंगे हाँ सर, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोलेंगे हाँ सर ये हो गया। हमसे क्या दिया गया है कि 2 वृत्ताकार पाथ वाले क्या हैं, एक वृत्ताकार पाथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है, तो इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखो तो दिखा, इसका एरिया पूछा जा रहा है। हम कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है, किसका, दोनों का सेंटर तो सेम ही होगा। ये छोटे वाले वृत्त का रेडियस क्या है b है, और बड़े वाले वृत्त का रेडियस क्या है 2a है। और हमें ये जो पिंक वाला पाथ है इसका एरिया निकालना है। तो आप बोलेंगे सर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से अगर ये छोटा वाला एरिया हम घटा देंगे तो बीच का एरिया पता चल जाएगा। उससे ही हम क्या बोले थे, एरिया ऑफ पाथ, या हाँ एरिया ऑफ पाथ बोलो, एरिया ऑफ पाथ। अब देखिए इस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में अगर रखना चाहें तो कैसे रखेंगे।
मान लीजिए कि जो छोटा सर्कल होगा उसको स्मॉल आर बोलेंगे और बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा। तो ये डिफरेंस क्या होगा, पाथ का एरिया हम कैसे निकालेंगे, बोलेंगे बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई तो कॉमन है, पाई ले लेंगे, ये क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस का स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे, जो वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। तो आप डायग्राम से बना लीजिए, माइंड में अगर ये डायग्राम आपको नच रहा होगा तो डायरेक्ट आप आंसर लगा लेंगे। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। एग्जामिनर आपसे हर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार होना पड़ेगा। दिया गया किसी समबाहु त्रिभुज के की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2, ये जो 4 है ना, ये गलती से नहीं, ये 4th रूट ऑफ 3 है। जैसे क्यूब रूट बोलते हैं, जैसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, वैसे ये 4th रूट 3 है। और एग्जामिनर इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है कि बच्चे को कहीं ये 24 तो नहीं दिख रहा है और उसका कोई ना कोई मामला गंभीर कर रहा होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। आप बोलेंगे बहुत ही आसान है सर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। साइड क्या है, 2 इंटू 4th रूट ऑफ 3 है, ये क्या 4th रूट है का स्क्वायर करेंगे। बोलेंगे बिल्कुल, इसको थोड़ा आप डिटेल में सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो आंसर आ जाएगा 4 से 4 कटेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 कैसे आ रहा है। √3/4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, गुना। जैसे मान लीजिए हम बोले √x, इसका मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2। अगर हम बोले क्यूब रूट, इसका मतलब क्या होगा, x का पावर 1/3। अगर हम 4th रूट बोले, ये क्या होगा, x⁴ 1/4 हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं, तो ये क्या होगा, 3 के पावर 1/4। ये गुने क्या है, 2 है। इस 2 से 2 को काटेंगे तो नीचे में क्या बचेगा, 2। ये बताओ, x के पावर 1/2 लिखा हो तो क्या हम उसे यही लिख सकते हैं, √x। तो इससे 4 से 4 कट गया, ये क्या हो गया, √3 इंटू ये क्या हो जाएगा, √3। √3 इंटू 3 क्या होगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए, क्या दिया गया, द एलसीएम ऑफ 8 का स्क्वायर इंटू 6 का क्यू और इतना का बताना है। तो देखिए, जब आपको इस टाइप का गुना में दे तो सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टर में लिखें या प्राइम नंबर में पहले इसको तोड़े। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे, इसके अलावा दुनिया में किसी से ना कटे। सच्ची मोहब्बत क्या होता है, या तो हम तुम्हारे लिए मरे या तुम हमारे लिए मरो। ना जी ना, मरने वाली बात नहीं, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। ये क्या होगा, एलसीएम निकालने से पहले इसको आपको प्राइम नंबर में तोड़ना पड़ेगा। 8 का क्या होगा, अगर प्राइम में लिखना चाहें तो 2 का क्यूब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 का क्यूब का 2 क्या होगा, 2 का पावर 6। तो आप बोले डायरेक्ट हम लिख दें 2 का पावर 6 इंटू 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 3, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 का पावर 9 इंटू, यही होगा ना, हाँ, 9 इंटू 3 का पावर 3। इसी तरह जब आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 12 गुना 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर का पावर 3 है मतलब 3 का पावर 6 हो जाएगा। अब हमें इस नंबर का और इस नंबर का एलसीएम बताना है। इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिखे हैं, तो एलसीएम क्या होगा,
दोनों में क्या है, 2 है, बिल्कुल हाँ। 3 दोनों में है तो 3 भी लिखेंगे। अब देखिए जब पावर की बात हो तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिखो, सबसे बड़ी पावर लिखो। 2 का पावर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12। 9 12 में कौन सा संख्या बड़ा है, बड़ा 12। 3 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। एलसीएम क्या होगा, 2 का पावर 12 गुने 3 का पावर 6। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करिए। और ये तो दिया गया है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, बोलोगे सर हमें सरकमफ्रेंस क्या है, सरकम ये पेरीमीटर पता है, किसका, परिधि किसका, वृत्त का क्या होता है, बोलेंगे 2 पाई आर होता है। हमें यहाँ से परिधि दिया गया है तो हम व्यास निकाल लेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का ये इंटेंशन नहीं है कि आप रेडियस निकालो या डायामीटर निकालो, ये सब निकालेंगे। यहाँ पे एक बात बताना चाह रहे थे इसलिए इस क्वेश्चन को लिया। जब सर्कल में एक स्टैंडर्ड होता है, जिस सर्कल में एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एक पैटर्न हमेशा फॉलो होता है, कैसा, देखिए पेरीमीटर हो और रेडियस हो, ये क्या लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, और ये एरिया हो गया। और पेरीमीटर तो सरकमफ्रेंस लिख लिए, डायामीटर लिखिए, डायामीटर व्यास, रेडियस आर, सी फॉर सरकमफ्रेंस, ए फॉर एरिया। एक आप अक्सर देखेंगे कि रेडियस आपको 7 या 7 के किसी फॉर्म में दिया रहेगा, तो इससे बात को समझिए। अगर रेडियस 7 होगा तो डायामीटर क्या होगा, 14 होगा। सरकमफ्रेंस क्या होगा, 44 होता है, और एरिया क्या होगा, 154 होगा। मतलब डायामीटर, रेडियस और सर्कल का इस अनुपात में रेशियो हो, नंबर दिया रहता है, आप रेशियो में आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि 2 से नहीं कर पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो वैल्यू दिया गया हो बस वो लिखो। यहाँ पे क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है, सरकमफ्रेंस दिया गया है, कितना 8.8 दिया गया है। सरकमफ्रेंस 44 था, जबकि दिया कितना गया, 8.8 दिया गया। 44 का कितना गुना, बोलते अगर 88 रहता तो 2 गुना है, दशमलव है तो पॉइंट 2 गुना कर देंगे। तो डायामीटर क्या हो जाएगा, ये भी 0.2 गुना हो जाएगा। 14 का 2 गुना 28, 2.8 हो जाएगा सेंटीमीटर। मामला यहीं तक नहीं है, मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर हमसे रेडियस पूछता तो वो भी 0.2 गुना होता, लेकिन अगर हमसे एरिया पूछ लेता और इन सब में से जैसे रेडियस दे देता या डायामीटर दे देता या सरकमफ्रेंस दे देता, तो हम क्या करते, एरिया निकालते। तो 154 का 0.2 का स्क्वायर कर देते, तो हमारा एरिया क्या हो जाता, 154 गुना 0.2 का स्क्वायर हो जाता। ये अगर, क्योंकि अक्सर देखेंगे ना कि एग्जाम में इसी फॉर्मेट में कुछ ना, कभी रेडियस दे देगा कितना, 28। अगर मान लीजिए आपको रेडियस दे देता, इसे ब्लैक पेन से पर समझा देते हैं। रेडियस अगर आपको दे देता, मान लीजिए 28 दे देता, 7 का कितना गुना हो जाता, 4 गुना हो जाता। अगर हमसे एरिया पूछ लेता तो हम बोलते 154 का 16 गुना होगा। अगर हमसे सरकमफ्रेंस पूछ लेता तो हम तो 44 का 4 गुना होगा। तो ये वाली बात को थोड़े दिन के लिए आप याद रखिए, तो एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आया तो बहुत कम समय में आप करके चले जाएंगे। कभी 7 का आधा 3.5 रेडियस दे देता है, इसका भी आधा दे देगा, डायामीटर 7 दे देगा, तो आपसे एरिया पूछ लेगा। तो उस टाइम में एरिया क्या हो जाएगा, आधा कर रहे हैं, आधा इधर गुना कर रहे हैं ना, अगर हम भाग करते, डिवाइड बाय 2 करते, तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 करना पड़ता। यहाँ पे 44 का आधा करते, यहाँ पे मतलब कि बस जो इधर हम इस पॉइंट से इधर जो काम करेंगे, अगर 2 गुना होगा तो सब 2 गुना होगा, बस इधर जाएंगे तो
2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम हाफ करेंगे तो इधर सब जगह हाफ होगा, लेकिन जैसे ही हम एरिया के पास जाएंगे तो हाफ ना करके भागा तो देंगे लेकिन 2 के स्क्वायर से देंगे, बस स्क्वायर कर लेना। आइए करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है और वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए मोहन और कमलेश की बात कर रहा है। कुशल मतलब इफिशियंसी बता रहा है कि अगर कमलेश का इफिशियंसी 1 होगा तो मोहन का इफिशियंसी कितना होगा? 2 होगा। बोला जा रहा है कि मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं। मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा, बिल्कुल अच्छे से मॉक टेस्ट दिया होगा, वो बोलेगा सर ये 11 का मल्टीपल है, हमारा आंसर भी 11 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाएगा। आप कैसे करेंगे? दिया गया दोनों का इफिशियंसी क्या होगा? अगर मोहन का इफिशियंसी 2 होगा तो कमलेश का इफिशियंसी 1 होगा। टोटल वर्क हम यहां से पूछे तो क्या होगा? बोलेंगे कि टोटल वर्क क्या होगा? कुल इफिशियंसी इनटू टोटल दिन। तो टोटल इफिशियंसी मोहन और कमलेश मिलके 22 दिनों में करते हैं। एक दिनों में 3 यूनिट, तो 22 दिनों में कितना? 3 गुने 22। और इसी काम को हमें मोहन से करवाना है, मोहन का टाइम बताना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 22 गुना 3 बट्टा मोहन का इफिशियंसी कितना है? 2 है, तो 2 से 22 कटेगा 11 बार में, यह हो जाएगा 11 तिया 33 दिन। मतलब मोहन उस काम को कितने दिनों में करेगा? 33 दिन में कंप्लीट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या होगा। 2 साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश किया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? निवेश कर एक व्यापार शुरू किया है, यदि उनको 5600 का लाभ हुआ है तो ए का हिस्सा कितना होगा? पहले देखिए ए और बी कितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है। बोलेंगे एक कर रहा है 6,000, एक कर रहा है 6,000 और बी कर रहा है 8,000। अगर हम इसका रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये क्या आया? 3:4 आया। ये क्या आया? कैपिटल का रेशियो आया। और पार्टनरशिप में अक्सर आपको बताया गया कि जो कैपिटल का रेशियो होगा उसी रेशियो में उनके बीच में पैसा बंटता है या उसी रेशियो में प्रॉफिट भी होता है। तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। टोटल कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 7 यूनिट। क्वेश्चन में दिया गया है 5600। 7 का कितना गुना? 8 गुना पे 2 जीरो। हमसे ए का पूछ रहा है। 3 का 8 गुना पे 2 जीरो चिपकाएंगे, 8 तेरी 24 पे 2 जीरो, मतलब ए को कितना प्रॉफिट होगा? ए का हिस्सा कितना है? 2400 रुपया। बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? दिया गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 54 74 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए कि सर देखो ना, हम 5474 में से इनमें से अगर जो संख्या जोड़ेंगे वो 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। बोलेंगे हाँ। सबसे आसान विभाज्यता का नियम होता है 3 हो 9 हो, बहुत आसानी से। 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। हम 3 पकड़ लेते हैं, देखते हैं 3 से कौन कौन सा ऑप्शन हमारा कट रहा हो। बोलेंगे देखो सर 54 74 5 4 9 3 से कट रहा है, 7 4 11, इस पूरे को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 11 बच्चा है। सम ऑफ डिजिट हमारा 11 आया है। 11 में अगर हम सम ऑफ डिजिट 2 और 3 क्या होगा? 5,
11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या 16 3 से कट रहा है? ना जी ना। तो इस संख्या में अगर 23 जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6, 11 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17। 17 क्या 3 से कट रहा है? ना। मतलब कि 5474 में जब 24 जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगा। 11 में 2 1 3, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 में जब 3 से भाग देंगे तो कटेगा? नहीं कट रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है हमारा, सही होगा। 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 3 से कट रहा है। इसका मतलब कि 54 74 में जब 22 जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 से कटेगा। हम और ऑप्शन पे इसलिए नहीं गए कि हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन बचता जो 3 से कट रहा है, फिर हम दूसरे विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। तो हमारा सी हो जाएगा 22। मतलब 5474 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो वो इन सब से कटेगा। ठीक है, आइए। दिया गया समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री जो है वो बी पे है। यदि tan a बराबर √3 है तो sin a cos c प्लस cos a sin c बताइए। देखिए, एक जो स्मार्ट जो त्रिकोणमिति को थोड़ा जानता होगा वो बोलेगा सर देखो, एक कोण 90 डिग्री है, बोलेंगे हाँ। त्रिभुज बन रहा है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बोलेंगे हाँ, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है सर। ये sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ये तो फॉर्मूला है किसका? sin a प्लस c का। बोलेंगे हाँ सर। एक कोण 90 डिग्री तो दोनों बाकी 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? मन ही मन में चुपके से बोलेंगे ऑप्शन सी। कोई जरूरत नहीं है इस बातों को देखना। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिक्कत करेगा। वो कैसे करेंगे? क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, चाहे आप जैसे भी करो। इसीलिए बोलते बहुत सारे क्वेश्चन को अप्रोच अच्छा रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो फॉर्मूला नहीं याद आया तो आप उसको अदर वे में दूसरे मेथड से जा सकते हो। क्या दिया गया है? दिया गया है ए बी सी, ये क्या है? 90 डिग्री है। बोलेंगे हाँ सर। त्रिकोणमिति के बेसिक में बताया गया है कि देखो, अगर आप अपने ये 90 डिग्री है तो इस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। आप मान लो कि ये 60 डिग्री होगा। एंगल जब याद करवाते थे, याद करिए, तो ये 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होता है। 30 डिग्री के भुजा के सामने, एंगल के सामने भुजा 1 होता है। 90 डिग्री के सामने 2 हो जाएगा। हमें क्या दे दिया गया? tan a बराबर √3 दे दिया गया। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan a बराबर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? √3 कब होता है? tan 60 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर। मतलब कि a बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। a बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। हमारा वैसे कोई असर नहीं होगा एंगल से, बस क्या होगा, हम नाम तो चेंज कर लेंगे अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं। आप इससे भी आंसर लाएंगे तो वही आएगा। बस यहाँ पे a बराबर 60 डिग्री आ गया तो हम a को जो देंगे वो 60 डिग्री दे देते हैं। a यहाँ पे और b वहाँ पे, ये यहाँ पे c हो जाएगा। a b c हो जाएगा। उससे भी करेंगे, आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा। बोलेंगे सर sin a बराबर क्या होगा? a के जगह पे 60 डिग्री है तो sin 60 डिग्री क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस √3/2। वैसे आप सबको पता है ना sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? एंगल याद करते टाइम में ये डायग्राम हम आपको समझाए थे, याद करवाए थे। तो sin 60 डिग्री हो गया √3/2। cos c क्या है? 30। cos 30 डिग्री क्या होगा? जिनको नहीं पता वो इस डायग्राम को देखेगा। √3/2 बेस बाय हाइपोटेनस √3/2 प्लस cos a है।
कॉस 60 डिग्री क्या होगा, 1/2। साइन क्या है 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री 1/2। 3/4, 1/4, 1/4 कितना होगा, 1 होगा। आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए ये सब बेसिक फार्मूला तो याद रहेगा, तो इतना आपको झमेला नहीं लगना पड़ेगा। आइए, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगता है। कोई ज़रूरत नहीं इतने आसान क्वेश्चन के लिए एलसीएम लो, टोटल पाइप की टंकी का वो टोटल वर्क मानो या कितना पानी है वो वॉल्यूम मानो, फिर इफिशियंसी निकालो, फिर करो ना। अगर मान लो पाइप ए और पाइप बी दोनों साथ में काम करेगा तो हम क्या बताए हुए हैं, दोनों के समय को गुना करो, 80 गुने 40 बट्टा दोनों के समय को जोड़ दो, 8 4 12 0, 120 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 4 3 12, ये आ गया 80/3। 2 से देंगे ये क्या होगा, 26 3 78 होता है। 26 सही 2/3 दिन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 26 3 78 और 2 80। आइए 20 करिए इस क्वेश्चन को। देखिए बिल्कुल सिंपल जोड़ है, लेकिन आप इसको जोड़ने जाएंगे तो ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये एक पैटर्न होता है। एग्जामिनर आपको जब दोगे ना सिंपल जोड़ तो पैटर्न पे देगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन उस पैटर्न को अगर आप माइंड में रखते हैं तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पैटर्न क्या है, हर एक जगह पे सेम ही नंबर है, बस मामला है दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पे दशमलव का 2 डिजिट है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट है, मतलब बढ़ रहा है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तब हमें जब जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, देखेंगे दशमलव पर सबसे ज्यादा डिजिट कहाँ पे, वहां पे पहुंच जाएंगे, बोलेंगे दशमलव का यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजिट है, 3 डिजिट है, बोलेंगे हाँ यहाँ पे पहुंचिए। सबसे पहले 4 लिखिए, फिर क्या करिए 4 में 5 जोड़िए तो 9, 9 लिखिए। फिर क्या करिए 4 से शुरू, 4 और 5 9 और 9 2 11, 1 लिख दीजिए। हासिल कितना बचा, 1। दशमलव के बाद 3 डिजिट था तो हम यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। हासिल कितना बचा है, 1 बचा है। अब तो हमारा दशमलव का पार्ट खत्म हो गया, अब क्या बचा है बिना दशमलव वाला, तो अब उसको भी यहीं से जोड़ेंगे, इस सब को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से जब दशमलव में जोड़ रहे थे तो पहले हम 1 अंक ले रहे थे, फिर 2 डिजिट को जोड़ रहे थे, फिर 3 डिजिट को जोड़ रहे थे, फिर अगर दशमलव का 4 होता तो 4 डिजिट को जोड़ते एक एक करके बढ़ रहे थे। लेकिन दशमलव के बाद जब जोड़ना हो तो क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे 1 + 2 3 हो गया, 5 3 8, 8 और 4 कितना होगा 12, और 1 हासिल 13 का 3 हासिल अभी भी 1 है। हम पहले पूरा जोड़ लिए, फिर हम यहां से जाएंगे 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 और 5 8 हो गया, और 1 हासिल 9 हो गया, 5 तक पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे 3, अब फिर हटाएंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, क्या आ गया 1393.194। एक बार इसको रिपीट करके फिर से आप देखिएगा, रिपीट करके इस चीज को आप फिर से देखिएगा कि हम कैसे ऐड किए। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 है, दिया गया यदि 1 1 1 n अंक है 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए कि ये n तक गया हुआ है तो n से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए n का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब कि जो सम ऑफ डिजिट होगा या तो वो 9 होगा या 9 का मल्टीपल होगा, कम से कम सम ऑफ डिजिट तो 9 होगा तभी 9 से विभाजित होगा, कम से कम सम ऑफ डिजिट 9 होगा। इसका मतलब हुआ कि एक जो है n अंकों तक लिखा गया है तो एक कितनी बार लिखा होना चाहिए, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जो है 9 बार लिखा गया है, और ये तभी 9 से विभाजित होगा जब इसका सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए।
तो एक लिखा हुआ एक एक, तो एक 9 बार होना चाहिए। कितनी बार? एक, जो n का मान है, n का मान कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। एक को हम जब तक 9 बार कम से कम नहीं लिखेंगे तब तक वह 9 से विभाजित नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22। कितने स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा फंसेगा, बोलेगा 0.8 गुने 0.8 गुने, सर ये तो 0.8 का क्यूब है, ये 0.7 का क्यूब है, कर लेंगे। बोलेंगे कैलकुलेशन 8 का क्यूब 512 दशमलव के बाद लिखोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, मुश्किल हो जाएगा। आप गौर से देखो, अगर हम 0.8 को a मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a क्यूब। अगर 0.7 को b मानते हैं तो ये b क्यूब हो गया। नीचे में a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर हो गया। ये क्या? 0.8 इंटू 0.7, 0.56 हो गया, मतलब ये ए बी हो गया। मतलब ऊपर आपको दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। बोलेंगे हाँ सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे में क्या होगा? बोलेंगे 0.8 को हम a माने थे तो नीचे में a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.8 इंटू 0.7 0.56 होगा, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी स्क्वायर। इसे काटेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बच जाएगा? a माइनस बी। ए हम किसको माने थे? 0.8 को। बी किसको माने थे? 0.7 को। 0.8 में से 0.7 जाएगा तो दशमलव का 1 बचेगा। ऑप्शन कौन सा है? डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करिए। क्या होता है? 47 का पावर 25 माइनस 1 है, इससे विभाजित होगा। ये बात आपको पता है कि x के पावर n माइनस a के पावर n हो तो ये विभाजित होगा x माइनस a से, तभी जब n क्या हो? ऑड हो। अगर पावर जो है वो ऑड होगा तो ये जो नंबर है x के पावर n माइनस a के पावर n, वो विभाजित होगा x माइनस a से या x माइनस a के फैक्टर से, x माइनस a के फैक्टर से विभाजित होगा। बोलेंगे सर मामला तो समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या बोले? x के जगह पे 47 है, a के जगह पे 1 है। 47 के पावर 25, 25 ऑड है, 1 के पावर 25 तो 1 ही होता है, तो ऑड है पावर। तब क्या होगा? x के जगह पे 47 है तो 47 माइनस 1, ये क्या हो गया? 46। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये 46 से विभाजित तो होगा। क्या ऑप्शन में 46 तो नहीं दिया गया है? जब ऑप्शन में 46 नहीं दिया गया तो हम इस 46 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा? 2 गुने 23 लिख सकते हैं 46 को, बिल्कुल। मतलब कि ये जो संख्या वो 2 से भी विभाजित होगा, 23 से भी होगा। क्या ऑप्शन में 2 है? नहीं है। ऑप्शन में 23 है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी 23 बिल्कुल सही होगा। अगर ऑप्शन में 23 भी होता और ऑप्शन में 46 भी होता तो हम ऑप्शन में 46 टिक लगाते, क्योंकि जो है 23 से भी ये संख्या विभाजित हो रहा है और 46 से भी हो रहा है तो हम 46 पे टिक लगाते हैं। वैसे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसलिए एग्जामिनर 23 और 46 बहुत कम रेयर कंडीशन में देगा, लेकिन अगर दे तो टेक्निकली आप 46 से काटेंगे। बताइए क्या दिया गया? ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, ए डी का कितना गुना है? देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया। हम अपना पेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये देखिए, देखिए कहाँ पर रिलेशन को एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे कि यहाँ पे डी जो है डी का 3 गुना है और यहाँ पे बी डी का आधा है।
डी जो है सी का 3 गुना है। अगर हम 1 का 3 गुना करेंगे तो 3, लेकिन 3 का आधा करेंगे तो 1.5 आएगा, तो दिक्कत होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सी को 2 मान ले रहे हैं। तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। बोला जा रहा जो बी है वो डी का आधा है। डी कितना है, 6। 6 का आधा कितना होगा, आधा मतलब क्या होता है, हाफ ही ना होता है जी। भागा 2 करेंगे आधा देने के लिए, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि ए जो है बी का 2 गुना है। बी कितना है, 3 है। ए जो होगा बी का 2 गुना होगा, 6 हो जाएगा। मतलब हमें पता चल गया ए 6 हो गया, बी 3 हो गया, सी 2 हो गया, डी हमारा 6 हो गया। अब क्या देखो कि ए डी का कितना गुना है, डी कितना है, 6 है। ए कितना है, 6 है। तो डी का जो है ए कितना गुना है, 1 गुना है। कितना गुना है, 1 गुना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया x बराबर 5 और y बराबर 2 है, तो 16x के पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 40x स्क्वायर y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते ही सीधे टूट मत पड़िए कि यार देखिए सर 5 है, 5 का पावर 4 करेंगे, अच्छा 5 का पावर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 625, फिर y 2 का स्क्वायर, फिर 25 गुने 2। नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए तो आपको ये कुछ दिखा, मतलब कि कुछ अच्छा टाइप नहीं लग रहा है कि इससे आपने कभी लाइफ में मोहब्बत किया था, दिल तोड़ दिया है, दूसरे रूप में आई है। कैसे सर, 16 परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोलेंगे हाँ। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो बोलेगा सर x का पावर जो 4 है तो हम इसको x स्क्वायर लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर का पावर 4। 16 को लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल। उधर से एक बोलेगा सर 25y हमें दिख रहा है, 5y का होल स्क्वायर। अब जो सबसे पीछे बैठा होगा बैक बेंचेस, वो बोलेगा सर तब बताओ 40 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 5y। बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 चौका 20 दूना 40 x स्क्वायर y। अरे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, ये सर a जैसा दिख रहा है, ये b जैसा दिख रहा है, ये a दिख रहा है, ये b दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, x के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100 माइनस y के जगह 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 100 में से 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 में से 10 गया 90, 90 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 पे 2 जीरो। याद आया, अभी बताए थे कि अगर जीरो हो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आना चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा घबराएंगे, थोड़ा सा बल खाएंगे। अभी हम आपको स्टैटिक, ये सांख्यिकी का बहुत ही अच्छे से समझा के एक वीडियो बना के दिए हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कैसे अप्रोच करना है वो बताए हुए हैं। देखिए ये क्या दिया गया है, माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बट्टा p दिया है। आप इस चीज को थोड़ा सा अरेंज करिए। हम इंग्लिश में लिखते हैं, क्या होगा, मॉड बराबर क्या होगा, मॉड बराबर हो जाएगा 3 मीडियन माइनस p मीन हो जाएगा, p मीन हो जाएगा। हम अभी रिसेंट में कल ही वीडियो अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना, नाम पता है मत करो नाम। मॉड बराबर बहुलक बराबर क्या होता है, हम बोले कि मॉड जो है, मॉड मीडियन और मीन में एक रिलेशन होता है।
आपको पता है कि वो मीडियन होता है और एक मीन होता है, और मीडियन में से मीन घटता है, ये बहुत सारे को पता है। अब 3 कहाँ लगाने, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, 6 का आधा करेंगे 3, तो 3 यहाँ लगाएंगे। 1 2 3 4, 4 का आधा करेंगे 2, तो 2 होगा। यही एक फार्मूला होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब कंपेयर करेंगे, देखिए मॉड बराबर मॉड लिखा हुआ है, यहाँ पे मीडियन के साथ 3 है तो मीडियन के साथ 3 है, यहाँ पे मीन के साथ 2 है, यहाँ पे मीन के साथ p है, तो p बराबर क्या होगा 2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बिना ये फार्मूला याद किए हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, और ये सॉल्व आप कर लिए। क्या होगा यदि 51 और 85 का HCF 51 m माइनस 85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या होगा, बताइए। पहले ये बताइए 51 और 85 का HCF क्या होगा। वह मैक्सिमम वैल्यू जिससे, वह मैक्सिमम नंबर, वह मैक्सिमम संख्या जिससे 51 और 85 कटे। तो आप मन में सोचेंगे कि सर 17 ही तो हो रहा है, जिनको नहीं पता वो कैसे निकालेंगे। 51 और 85 का अंतर लेंगे तो ये क्या आ गया 34। क्या 34 से 51 कट रहा है, ना जी ना, तो 34 का फैक्टर करेंगे, 2 गुने 17, 2 से भी 51 नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, 17 से 51 भी कट रहा है और 85 भी कट रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 17। जबकि दिया गया है कि HCF को हम 51 m माइनस 85 के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब 17 को ये किस फॉर्म में लिखा है 51 m माइनस 85 बराबर क्या हो जाएगा 17, यही होगा। अगर 17 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 17 या 51, 3m माइनस 17 पचे 85 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से m का बराबर क्या होगा 5 1 6, 6/3 2, m का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मज़ा आ रहा है? अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा रोकिए, वीडियो को रोकिए और एक बार खुद से क्वेश्चन को करिए। बताइए। देखिए √2 इंटू √3 क्या होगा, सबसे पहले ये बताइए। √2 इंटू √3 क्या होगा, √6 होगा। और ये जो √6 है ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, pq इंटीजर होता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो √6 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहीं पे अगर मान लीजिए √16 आ जाता, गुना करते कोई ऐसे नंबर से 4 आ जाता, इसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि 4/1। बताइए प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, बताइए। आप बोलेंगे सर प्रथम 8 विषम संख्या 1 3 5 ऐसे ही लिखेंगे। आप बोलेंगे सर आपको याद है कि नहीं कि हम जब फर्स्ट n ऑड नंबर को जोड़ते थे तो क्या आता था, क्या होता है 1 3 5 ऐसे से जाते, 2n-1 तक जाते, ये हो गया n ऑड नंबर। इसका सम क्या हो जाता, n² हो जाता। सम क्या होता, n² हो जाता। अगर सम n² आ गया है तो एवरेज क्या होता, एवरेज होता सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। नंबर क्या है, n नंबर है तो डिवाइडेड बाय n करते, डिवाइडेड बाय क्या करते, n करते, तो n² n से n कट जाता है तो क्या हो जाता है n। मतलब कि एवरेज n ऑड नंबर, n मतलब कि फर्स्ट 8 ऑड नंबर हो या n ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, n होगा। n क्या है, कितने नंबर का हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है 8 नंबर का, 8 ऑड नेचुरल नंबर का हमें एवरेज बताना है। n के जगह पे क्या होगा 8 होगा। कोई ज़रूरत नहीं पहले 8 का स्क्वायर करो 64 फिर डिवाइड बाय 8 दो, कोई ज़रूरत नहीं। या कोई ये फार्मूला नहीं यूज करना 1 3 5 7 ऐसे जाते जाता आखिरी अंक क्या होता, 4 दूना 16 15 ये हो जाता। फिर आप इस सबको जोड़ते
या एपी वाला फॉर्म, हाँ एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। एसएन बराबर क्या हो जाता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता आप यहां से कर सकते थे। ये एपी में क्यों है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, हर एक जगह डिफरेंस क्या है, 2 है। कितने टर्म है, 8 टर्म है, तो हम सम ऑफ 8 टर्म निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाता, 8/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म क्या है 15, तो टोटल सम कितना हो जाता, बोलते हैं 8 गुने 16/2 हो जाता। और ये तो सम आया, एवरेज निकालते तो हम टोटल सम बट्टा हम क्या करते, जितने नंबर हैं 8 हैं तो हम क्या करते हैं 8 गुना 16/2 गुना 8। हम इसलिए बताएं कि 16 से 16 काट देंगे, 8 बचेगा। मतलब कि जब आप एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर निकालें, जब एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर निकाले तो आप सिंपल क्या करना, जितना बोले वही आंसर हो, जितना बोले वही आंसर होगा। उसीलिए हम यहाँ से ढोते हुए आ रहे, 8 गुने 16/2, 8 गुने 16/2 गुने 8 किए। अगर यहीं पे पूछता 55 लगातार ऑड नंबर का एवरेज बताइए तो हम क्या बोलते हैं, ये बताइए। 3/8 का दशमलव, क्वेश्चन नंबर, हाँ हो गया, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम 3 में 8 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद हम कितने अंक तक में एग्जैक्ट, मतलब भाग देंगे तो दशमलव के कितने अंक आएंगे। आप बोलेंगे सर देखो 3/8, अब ये कोने में जाके 3 में 8 से भाग मत देना, आप कुछ कॉमन सेंस लगाओ। देखो 3, 8 को क्या मन में बोलोगे कि 4 गुने 2 है। ये तो बच्चा को पता है कि नीचे अगर 100 बन जाए, 10 बन जाए, 1000 बन जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बोलेंगे बिल्कुल। 2 को हमें 0 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 4 को 0 बनाने के लिए हमें 100 बनाना पड़ेगा, मतलब 25 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, 5 गुने 2 क्या होगा 10, मतलब कि नीचे में 1000 हो जाएगा। अभी हम अपने घर से तो नहीं लाए हैं, इसे हटाना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर भी 25 गुने 5 मतलब 125 से गुना करना पड़ेगा। तो 125 तिया कितना होगा, 25 तिया 75, 3 गुने 1 3, भाग देंगे तो क्या होगा 0.375। दशमलव के बाद कितने डिजिट में ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ गया है, बोलेंगे 3। कितने अंक बाद समाप्त हो जा रहा है, दशमलव के बाद 3 अंक के बाद समाप्त हो जा रहा है। तो आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मॉक टेस्ट, कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100% क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, अप्रोच कैसा लगा है ये भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, कोई भी अननेसेसरी काम नहीं करना है, बस पढ़ाई पे फोकस करिए। कुछ दिनों की बात है, फिर पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं, नमस्कार। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।